करते हैं उत्तर प्रदेश की, उस उत्तर प्रदेश की जहां पर चुनाव होने हैं। अब से कुछ समय के बाद में पहले चरण का मतदान होगा। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा। सियासी सरगर्मी यहां पर नजर आती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा पे है, लेकिन यह कहा जाए कि इन दिनों चुनाव जो है वो बदलापुर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया एडवाइजर शलभमणि त्रिपाठी की तरफ से जो वीडियो ट्वीट किया गया उसको देखकर तो ऐसा ही नजर आता है। शलभमणि त्रिपाठी ने एक वीडियो ट्वीट किया और ये वीडियो बताया जा रहा है समाजवादी पार्टी के एक प्रत्याशी आदिल का है, जिसमें आदिल सरकार बनने के बाद चुन चुनकर बदला लेने की बात कह रहे हैं। वो वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं। रही है, इंशाअल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा। आगे ये 100 बार सोचेंगे कि कैसे होता है, कैसे होते हैं। तो सुना आपने किस तरह से दरअसल ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये इसमें समाजवादी पार्टी के नेता आदिल इसमें नजर आ रहे हैं सीधे सीधे। आप समझिए दरअसल जो अगर हम इस पूरे इलाके की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पे मुसलमान आबादी लगभग 26% है। जाट आबादी की बात करें तो करीब 17% है। और इन दिनों उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन की तस्वीर नजर आई थी, लेकिन यहाँ पर जो एक तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है वो बदलापुर की तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिससे आपको ये पूरा वाकया अच्छे से समझ आए। देखिए एक रिपोर्ट। एक बात सुनो, अगर हमारे चौधरी के साथ कोई गड़बड़ी होती है ना तो हम मिनट नहीं लगाने, आप गड़बड़ी करते हैं क्यों नहीं भाई? यही है उत्तर प्रदेश की चुनावी कहानी। ये वीडियो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया एडवाइजर शलभमणि त्रिपाठी ने ट्वीट किया, जिसमें अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाहिद हसन के समर्थक धमकी देते हुए देखे और सुने जा सकते हैं। आज हमारा चौधरी साहब चुनाव लड़ रहा, जेल में पड़ा। एक सिकंदरपुर गांव है, आसपास के गांव है, उन गांवों में गलत खबर आ रही है। वे लोग यूँ कहते हैं वहाँ 24,000, 22,000 जाट हैं। अगर हम यहाँ 90,000 वोट है, 80,000 वोट है, अगर हम यहाँ कहने लगे कहने लगा यहाँ साइकिल का सिंबल होता, हम वोट देते, जो क्या मामला है? हम चौधरी साहब के साथ जुड़ रहे। आपकी जायज बात, आपके बीच में पर्सन चौधरी जी है, लेकिन क्या संदेश है, वो उनकी क्या भावना है वो कहेंगे। आपकी बात जायज है, आप रुको भाई, रुक जाओ। चौधरी साहब सुन ले भाई, सुन ले बात, सुन ले। ये सब लोग जो है आप साथ जोड़ रहे हैं, चलो कोई बात के साथ जुड़े हुए हैं, है नहीं है? कुछ लोगों की तो गारंटी नहीं है। एक बात सुनो जी, अगर हमारे चौधरी के साथ कोई गड़बड़ी होती है ना तो हम मिनट नहीं लगाने, यहाँ गड़बड़ी करने में। शलभमणि त्रिपाठी ने एक और वीडियो ट्वीट किया, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदिल कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह चुन चुनकर इनसे बदला लेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं, हमारी सरकार आ रही है। देखिए और सुनिए। उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाअल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा। आगे ये 100 बार सोचेंगे कि कैसे होता है, कैसे होते हैं। मेरे भाइयों, लड़ाई छोटी सी नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में कोई दबी जुबान में तो कोई खुलकर यूपी के मुसलमानों का साथ मांग रहा है। उदाहरण आपके सामने है। कैराना से समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को टिकट दिया है। नाहिद इस वक्त गैंगस्टर एक्ट में जेल में बंद है। नाहिद का नामांकन आज ही मंजूर हुआ है और उनके समर्थक लोगों को धमकाने के लिए निकल पड़े हैं। बीजेपी को इस बात से कड़ा ऐतराज है। आपने देखा होगा कि 5 वर्ष तक दंगाई और पेशेवर अपराधी या तो प्रदेश छोड़ के भाग चुके थे या फिर वे जो हैं अपनी बेल रिजेक्ट करके जेलों में जा चुके थे। लेकिन जैसे चुनाव की सुगबुगाहट हुई, समाजवादी पार्टी की पहली सूची किन लोगों को सहारनपुर के दंगाई, मुजफ्फरनगर के दंगाई, कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को। अखिलेश यादव ने 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। अखिलेश यादव ने
पश्चिमी यूपी के लिए मुसलमान कार्ड खेल दिया है। पहली लिस्ट में 31 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। सिर्फ पश्चिमी यूपी की बात करें तो 26.21% मुसलमान हैं। पश्चिमी यूपी में 26 जिले आते हैं जहां विधानसभा की 136 सीटें हैं। पहले चरण में 10 फरवरी को 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग होनी है। 58 सीटों के लिए जारी पहली लिस्ट में बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। समाजवादी पार्टी ने 40 में से 12 मुस्लिमों को टिकट दिया है। बीएसपी ने 58 सीटों में 16 मुस्लिमों को उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस ने 58 में 11 सीटों पर मुसलमानों को टिकट दिया है। यूपी में सियासी जमीन की तलाश में निकले असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मुसलमानों ने बहुत राजा बनाए, अब राजा बनने की बारी उनकी है। और मेरे साथी अनुज इस समय मेरे साथ में जोड़ रखे हैं। अनुज, लगातार इसके पहले बीजेपी समाजवादी पार्टी पर, उनकी लिस्ट पर, उनके कैंडिडेट्स पर निशाना साधती रही है कि समाजवादी पार्टी ने गुंडों को टिकट दिया है, ऐसे प्रत्याशी बनाए हैं जो या तो जेल में हैं या तो बेल पर हैं। और अगर आदिल का ये अगर हम वीडियो देखते हैं जो बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया, उसमें भी वो धमकाते हुए या गुंडागर्दी करते हुए ही नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और इसी वीडियो को लेकर लगातार अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से ट्वीट भी किया गया और लगातार इस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आदिल की अगर बात की जाए तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि इस वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। दरअसल उनका कहने का जो सेंस था वो दूसरा कुछ था। हालांकि ज्यादा कुछ इस बारे में वो बातें नहीं कर रहे हैं। दरअसल अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो इलाका है जहां कभी सपा और बसपा का राज होता था, लेकिन 2013 के बाद से यहाँ पूरी तरीके से समीकरण चेंज हो गया। 2013 मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से ये जो बीजेपी का यहाँ बोलबाला हो गया। और 2017 के इलेक्शन में भी हमने देखा कि किस तरीके से 90% सीट जो है वो बीजेपी जीतने में हासिल की थी। 2017 से पहले पलायन का मुद्दा काफी तेजी से फैला था। दरअसल आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने जो गठबंधन किया, गठबंधन करने के पीछे उनका मकसद ये था कि मुस्लिम और जाट जो बिरादरी है उनको साथ लेकर यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, जिससे वो जीत जाएंगे। और इसके पीछे की वजह भी साफ तौर पे है। अगर जाट की हम बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में 4% है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब 17% है। वहीं अगर मुस्लिम आबादी की बात की जाए तो पूरे यूपी में 20% है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये 32% है। इसी समीकरण को बैठाने की कवायद जो है वो समाजवादी पार्टी और आरएलडी की तरफ से की गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात किया जाए तो समाजवादी पार्टी जो है लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। यानी जो समीकरण, जो गणित उन्होंने बैठाया है उसे ध्रुवीकरण के जरिए बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और इसी के मद्देनजर इन वीडियो को इस तरीके से ट्वीट किया जा रहा है। निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे और ऐसी चीजें हमें देखने को मिलेगी। हालांकि इस वीडियो के बाबत अगर बात की जाए तो लगातार जो समाजवादी पार्टी है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। वहीं बीजेपी जो है इस वीडियो के जरिए समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों ले रही है। जी ठीक है अनुज, आप बने रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को बताते हैं, दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं आदिल चौधरी और उनका जो एक वीडियो ट्वीट किया है बीजेपी की तरफ से, उसमें आदिल चौधरी चुन चुनकर बदला लेने की बात कर रहे हैं सरकार बनने के बाद में। लेकिन हमारी खबर दिखाए जाने के बाद में आदिल चौधरी इस पर सफाई देते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब दोनों ही उनके बयान सुनिए। सरकार बन रही है, इंशाल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा। आगे ये 100 बार सोचेंगे कि कैसे होता है, कैसे झूठे होते हैं। ये लोग झूठे लोग हैं। अब आदमी कहेगा क्या है, बना देंगे क्या, क्योंकि सब इनके हाथ में है। तो ऐसा कुछ नहीं। देखो हमारी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी, हम ये असली मुद्दा हमारा कि सबका साथ सबका विकास, इन लोगों का नहीं है। यहाँ हमने एक राजकीय इंटर कॉलेज समाजवादी पार्टी की सरकार में बना, यहाँ से चंद कदम दूरी पर, और यहाँ 2000 बच्चियाँ पढ़ रही हैं जो उत्तर प्रदेश के किसी राजकीय इंटर कॉलेज में नहीं है। और इन लोगों ने
क्योंकि यहाँ सिर्फ 100% मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं। इन लोगों ने फर्नीचर तक करने दिया। ये इन लोगों की सोच है, हमारी सोच नहीं है। जब हमारी सरकार चल रही थी, मैंने 200 करोड़ रुपए के काम अपने यहाँ कराए, दक्षिण विधानसभा में समझ गए। और जो भी लोग हमारे पास आ जाता था, हमने कभी भेदभाव नहीं करा। ये तो ये लोग करते हैं। दरअसल समझिए, उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है, यहां पर 26% आबादी मुसलमानों की है, 17% आबादी जाटों की है। यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो सियासी गणित है वो 26 बनाम 17 है। और यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल जी तोड़ कोशिश में जुटे हुए हैं पश्चिमी यूपी को अपना करने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि पश्चिमी यूपी को अगर साथ लिया तो लखनऊ का रास्ता पक्का हो जाता है। और यही वजह है कि पहले चरण के मतदान के लिए सभी राजनीतिक दलों ने, सभी प्रत्याशियों ने पूरी ताकत यहां झोंक दी है। उत्तर प्रदेश में चुनावी युद्ध यूं तो सूबे की 403 विधानसभा सीटों पर लड़ा जा रहा है, लेकिन अब की बार की जंग में जिसने जाटलैंड की जंग जीत ली, उसकी जीत पक्की मानी जा रही है। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक कहावत है, जिसके जाट उसी की ठाट। टिकट बढ़ चुके हैं, टिकट कट चुके हैं। पहले चरण के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर 10 फरवरी को मतदान हो। जोर आजमाइश चरम पर है और सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है, जहां साल 2017 के चुनाव में बीजेपी की सुनामी उठी। कैराना में हुए पलायन को बीजेपी ने अपने पक्ष में कर लिया और पश्चिमी यूपी बीजेपी के पाले में चला गया। जाट समुदाय पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में मजबूत वोटर माना जाता है। मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली और बदायूं जिले जाट प्रभाव वाले क्षेत्र माने जाते हैं। पूरे यूपी में जाट समुदाय की आबादी 4 से 6% है, लेकिन पश्चिमी यूपी के कुल वोटों में करीब 17% हिस्सेदारी जाट समुदाय की है। यानी जाट समुदाय इलाके की 120 सीटों पर प्रभावशाली है और इनमें से 30 सीटों पर तो निर्णायक स्थिति में। पहले चरण में 11 जिलों में चुनाव हो रहा है, जिनमें शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा शामिल हैं। 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगे हों या 2016 में कैराना से हिंदुओं का पलायन, पश्चिमी यूपी की कुछ सीट हर चुनाव में चर्चा में रहती है। 2022 के चुनावों में भी कैराना, शामली, मुजफ्फरनगर, खतौली, मेरठ कैंट, छपरौली, लोनी, गाजियाबाद, नोएडा, दादरी, जेवर, बरौली, अतरौली, अलीगढ़, मथुरा और आगरा कैंट बेहद चर्चा में है। इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि आखिरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ विधानसभा सीटों की चर्चा आखिरकार इतनी क्यों हो रही है। पलायन को लेकर कैराना की चर्चा है, मुस्लिम आबादी को लेकर मुजफ्फरनगर और शामली की चर्चा है। वहीं ओवैसी की एंट्री के बाद अलीगढ़ और अतरौली की विधानसभा सीट चर्चा में है, लेकिन मथुरा को चर्चा में लाने का क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को जाता है। 2017 के चुनाव में कैराना पलायन ने ही बीजेपी को विजय रथ पर बैठाया था। बीजेपी अब भी कैराना को जिंदा रखना चाहती है। 3 दिन पहले ही 22 जनवरी को अमित शाह ने कैराना का दौरा किया। कैराना में घर घर जाकर बीजेपी के लिए वोट मांगे। अमित शाह टीचर्स कॉलोनी भी गए, जहां उन्होंने उन परिवारों से मुलाकात की जो कैराना वापस लौटे हैं। अमित शाह ने कैराना को विश्वास दिलाया कि योगी राज में कोई डर नहीं। कोई भी प्रदेश हो, इसके विकास की प्राथमिक शर्त होती है कि वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक हो। यही कैराना है जहां पहले से लोग पलायन कर रहे थे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए हैं। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। अब की बार पश्चिमी यूपी में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो किसानों का है। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि किसान बीजेपी से नाराज हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अखिलेश और जयंत चौधरी के गठबंधन से उन्हें कोई खुशी है। नाराजगी वहां भी है। वो कहते हैं कि अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को ठग लिया है।
सपा के विरोध में रहेंगे और उसके साथ साथ आरएलडी के विरोध में रहेंगे। हम भाजपा पे जाएंगे, हम सपा को सबक सिखाएंगे कि उसने ऐसा धोखा हमारे जैन साहब को क्यों दिया। हमारे अंदर बहुत बड़ा विरोध है, हम इस विरोध को पूरा प्रकट करेंगे। और मैं नहीं, ज्यादातर जाट लैंड पूरा इस बात पे विरोध में खड़ा है कि सपा ने लास्ट टाइम में धोखा दिया है। हम हमारे सिंबल पर अपने कैंडिडेट लड़ा दिए। मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, कहीं भी देख लो, हमारा कौन एक कैंडिडेट रह गया, उमेश मलिक। अपने धोखा दिया, आपको भी लगता है कि धोखा दे दिया समाजवादी पार्टी ने? हाँ, धोखा दिया है, धोखा दिया है। बीजेपी को विश्वास है कि अब की बार भी जाट 2017 को दोहराएंगे। संजीव बालियान ने टाइम्स नाउ नवभारत से बात करते हुए कहा कि पश्चिमी यूपी में जाट हमेशा की तरह इस बार भी बीजेपी के साथ है। 17 में ही नहीं थी, 2014, 17, 19 को भी याद कीजिए, और 2022 में भी 2017 की पुनरावृत्ति होगी। जो स्थिति 2017 में थी, धीरे धीरे 2022 में वो स्थिति बनती जा रही है। देखिए, सवाल ये है कि सरकार किसकी बने, मुख्यमंत्री कौन बने। तो बहुत से क्षेत्रीय छोटे दल हैं या वो हैं, लेकिन जब चुनाव निकट है तो एक चर्चा हर जगह, हर गांव में है कि मुख्यमंत्री के रूप में आप अखिलेश यादव को देखेंगे या योगी आदित्यनाथ को देखेंगे। तो स्वाभाविक रूप से जाट हो या और लोग हों, ज्यादातर लोगों की पसंद योगी आदित्यनाथ है। 2017 में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी की 80% यानी 109 सीटें जीती थी और वही दावा इस बार भी बीजेपी ठोक रही है। पश्चिमी यूपी के जातीय और धार्मिक समीकरण की बात करें तो करीब 27% मुस्लिम हैं, 17% जाट हैं, दलितों की संख्या 25% है, गुर्जर करीब 4% और राजपूत 8% हैं। बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी का समीकरण काम कर रहा था, लेकिन किसान आंदोलन और कृषि बिल की वजह से बीजेपी का ये समीकरण बिगड़ गया और इस बदले हुए हालात का फायदा उठाने के लिए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने हाथ मिला लिया। अब देखना ये है कि किसका नुकसान हो रहा है और किस पार्टी को फायदा हो रहा है। इसके लिए फिलहाल हमें 10 मार्च तक इंतजार करना होगा। और अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन की। इन दोनों ही देशों के बीच में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात तो इस कदर बन चुके हैं कि कभी भी इन दोनों देशों के बीच में युद्ध हो सकता है। और इसी को देखते हुए रूस ने यूक्रेन की बॉर्डर पर लाखों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में अपने सैनिक भी तैनात कर दिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका भी पूरी तरह से तैयार है। जंग के मैदान की सबसे भयानक तस्वीर। आने वाली तबाही की तस्वीर, दुनिया को डराने वाली तस्वीर। धड़ाधड़ गोलियां चल रही हैं। दूर दूर तक नजर दौड़ाने पर टैंकों का रेला नजर आ रहा है। बॉर्डर पर 10-20 हजार नहीं, लाखों सैनिक तैनात हो चुके हैं। क्रीमिया, यूक्रेन का वो हिस्सा जिस पर आज रूस का कब्जा है। ये तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो क्रीमिया की है और क्रीमिया के रास्ते रूसी सैनिक हथियार और टैंक यूक्रेन की सीमा पर ले जा रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि रूस के टैंकों से लगातार गोले दागे जा रहे हैं। रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला बोल सकता है। तभी रूस ने अपने 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात कर दिए। रूस के हमले के डर से यूक्रेन में डर और भय का माहौल है। गलियां वीरान हो गई, हर तरफ सन्नाटा है। बॉर्डर के पास रहने वाले लोग अपने घर को छोड़कर चले गए। रूस और यूक्रेन के बीच यह तनाव क्यों बना है,
सबसे पहले आपको वो बताते हैं। यूक्रेन पश्चिमी देशों से अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटा है। रूस इसके खिलाफ है। सदस्य न होने के बावजूद यूक्रेन के नाटो से अच्छे संबंध हैं। रूस की मांग है कि नाटो यूरोप में अपने विस्तार पर रोक लगाए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले हफ्ते चेताते हुए ये कहा था कि अगर नाटो रूस के खिलाफ यूक्रेन की जमीन का इस्तेमाल करता है तो अंजाम भुगतना होगा। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 से ज्यादा देश इस संगठन के सदस्य हैं। अगर संगठन के किसी सदस्य देश पर तीसरा कोई भी देश हमला करता है तो नाटो के सभी सदस्य देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करेंगे। यूक्रेन नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। उधर रूस की चेतावनी पर नाटो ने कहा है कि रूस को इस प्रक्रिया में दखल देने का अधिकार नहीं है। यूक्रेन भले ही नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन रूस की मंशाओं को देखते हुए अमेरिका ने पहले ही यूक्रेन को अपनी मदद बढ़ा दी है। अमेरिका से भी हजारों की संख्या में सैनिक यूक्रेन पहुंच चुके हैं। सैनिकों के साथ ही अमेरिकी हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा भी यूक्रेन लैंड कर चुका है, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस पूरे मामले पर यूक्रेन का कहना है कि वो एक आजाद मुल्क है और रूस उसे नाटो के करीब जाने से नहीं रोक सकता। नाटो और अमेरिका ने पहले ही साफ कर दिया है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रूस को सबसे बड़ा खतरा यह है कि यूक्रेन के नाटो में शामिल होने पर अमेरिका और नाटो की सेनाएं किसी भी दिन रूस की सरहद पर खड़ी नजर आएंगी। यूक्रेन को लेकर रूस के जिद्दी रवैये की कुछ और भी बड़ी वजह है। रूस ने आज पहले ही अपने 1 लाख से ज्यादा सैनिक यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं, लेकिन यूक्रेन को लेकर रूस हमेशा से इमोशनल भी रहा है। अब इसकी वजह भी आपको बताते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव को रूसी शहरों की मां कहा जाता है। यूक्रेन में 8 लाख से ज्यादा रूसी मूल के लोग रहते हैं। रूस सालों से यूक्रेन का बिजनेस पार्टनर रहा है। अब चीन ने उसे पीछे छोड़ दिया है। यूरोप में गैस पहुंचाने के लिए रूसी पाइपलाइन यूक्रेन से होकर जाती है, जिसके लिए रूस अरबों डॉलर की फीस यूक्रेन को देता है। बॉर्डर पर सैनिक तैनात हो चुके हैं। युद्धाभ्यास की तस्वीरें वर्ल्ड वॉर 3 की आहट है। पूरी दुनिया की नजर इस पर बनी हुई है और यह विवाद धीरे धीरे काफी गंभीर होता जा रहा है। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देश दुनिया की तमाम खास खबरें आगे भी जारी हैं।